अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। सेकेंड ईयर बॉटनी में हमने चैप्टर नंबर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। लेक्चर 1 हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करें। टॉपिक्स कौन से इंक्लूड थे इस चैप्टर के अंदर? तो डेफिनेशन थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, मेरिस्टेम और उसकी टाइप्स थी, फेजेस ऑफ ग्रोथ थे। ये तमाम चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर ली थी। आज के लेक्चर में हम सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक पढ़ेंगे और कंडीशंस पढ़ेंगे प्लांट में ग्रोथ की। सेकेंडरी ग्रोथ किसे कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो करेक्टराइज होती है इंक्रीज थिकनेस या गिर्द का इंक्रीज होना प्लांट के। और ये किस वजह से होती है? सेल डिवीजन होती है लेटरल मेरिस्टेम और कैम्बियम के अंदर। कैम्बियम सेल जो है वो जाइलम और फ्लोएम के एक्टिव हो जाते हैं और डिवाइड होते हैं रेडियली और फॉर्म करते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। 3 तरह की मेरिस्टेम पढ़ी थी हमने। एक वो मेरिस्टेम जो एपिस पे पाई जाती है यानी प्लांट की टिप पे पाई जाएगी। एक वो मेरिस्टेम थी जो नोड और इंटरनोड के रीजन्स में पाई जा रही थी। और थर्ड टाइप की मेरिस्टेम वो थी जो वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान पाई जा रही थी, जिसको हम लेटरल मेरिस्टेम कह रहे थे। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या इंक्रीज हो रहा है? थिकनेस इंक्रीज हो रही है और गिर्थ इंक्रीज हो रही है प्लांट की। प्राइमरी ग्रोथ में तो हाइट इंक्रीज होती है, लेंथ इंक्रीज हो गई किसी भी प्लांट की। और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है कि इसका डायामीटर इंक्रीज होता है, ये थिकनेस जो है ये इसकी इंक्रीज हो जाएगी। वेस्कुलर बंडल मौजूद है यहाँ पर। वेस्कुलर बंडल के अंदर जो है वो कैम्बियम सेल मौजूद है। जो सेंटर में सेल नजर आ रहे हैं ये कैम्बियम के, जिसको लेटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम कहते हैं। ये सेल एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होने के बाद डिवाइड होंगे रेडियली, यानी अगर एक ये सिंगल सेल है कैम्बियम का तो एक्टिव होने के बाद ये इस डायरेक्शन में डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद इस साइड पर अगर जाइलम बन रहे हैं और इस साइड पे फ्लोएम बन रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जाइलम और फ्लोएम की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। फेसिकुलर कैम्बियम जो है वो फॉर्म करेगी न्यू टिश्यूज को आउटर और इनर साइड पर वेस्कुलर बंडल के अंदर, और ये कहलाएंगे सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। ये जो कैम्बियम है जो बिटवीन वेस्कुलर बंडल बन रही है इसको हम फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। चूंकि इस फेसिकुलर कैम्बियम या लेटरल कैम्बियम जो है वो एक्टिव होने के बाद रेडियली डिवाइड हो रही है। डिवाइड होने के बाद क्या प्रोड्यूस कर रही है? ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोएम और जाइलम। तो पहले जो हमारे पास जाइलम थे वो कहलाते हैं प्राइमरी जाइलम। अब जो है जब ये एक्टिव होने के बाद डिवाइड हो रही है तो ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी। तो ये फेसिकुलर कैम्बियम नए टिश्यूज बनाने शुरू कर देगी इनर साइड पर भी, यानी कि सेकेंडरी फ्लोएम जाइलम, और आउटर साइड पर भी जिनको कहेंगे हम सेकेंडरी फ्लोएम। टिश्यूज जो हैं वो फॉर्म होंगे बिटवीन वेस्कुलर बंडल से, ये ज्वाइन हो जाएंगे, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसको हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो न्यू रेज भी बनाना शुरू कर देंगे पैरेन्काइमेटस सेल के, और ये कहलाती है मेड्यूलरी रेज। दो बंडल के दरमियान जो बस कैम्बियम मौजूद थी हमारे पास उसको हम कह रहे थे फेसिकुलर कैम्बियम। ये सेकंड बंडल मौजूद है मेरे पास, इसके दरमियान भी जो कैम्बियम मौजूद है ये कहलाएगी फेसिकुलर कैम्बियम। ये दोनों के कैम्बियम फेसिकुलर कैम्बियम है। अब ये जो है सेल रैपिडली इतने डिवाइड होंगे कि ये कनेक्ट हो जाएंगी दोनों कैम्बियम। तो ये जब कनेक्ट हो जाएंगी तो ये रीजन कहलाएगा इनका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और ये दोनों कैम्बियम मिलकर वेस्कुलर कैम्बियम बनाती हैं। इसी तरह ये वाला बंडल है, इसके दरमियान भी ये फेसिकुलर कैम्बियम है और इसकी फेसिकुलर कैम्बियम है। इन दोनों में डिवीजन होती जाएगी और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और फिर बना देंगे दोबारा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो जो बंडल के दरमियान कैम्बियम नज़र आ रही है हमें वो कहलाती है फेसिकुलर कैम्बियम, और जो दो बंडल्स के दरमियान नज़र आ रही है वो कहलाती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये भी एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद ये रेज बनाना शुरू कर देगी पैरेन्काइमेटस सेल के, और ये रेज जो हैं वो कहलाती है मेड्यूलरी रेज। इनका काम भी क्या होता है कि ये फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह।
स्टोर करके रखेंगी फूड मटेरियल को। ये एक ओवरव्यू दिखाया गया है सेकेंडरी ग्रोथ का, कि पहले प्लांट की थिकनेस इतनी थी, फिर सेकेंडरी ग्रोथ होती गई तो थिकनेस इंक्रीज होती जा रही है। तो इनिशियल स्टेज पे देखें अगर हम, तो यहाँ पर हमें नज़र आ रही प्राइमरी जाइलम, वेस्कुलर कैम्बियम और प्राइमरी फ्लोएम। आउटर लेयर जो है वो हमारे पास, आउटर मोस्ट लेयर वो एपिडर्मिस है। अब ग्रोथ दोनों डायरेक्शन में होगी, आउटर साइड पे भी और इनर साइड पे भी। ये कॉर्टेक्स के सेल हैं जो पैरेन्काइमेटस सेल हैं, और ये फूड मटेरियल को स्टोर करके रखेंगे और ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। अब जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। ये जो कैम्बियम के सेल आपको नजर आ रहे हैं ग्रीन वाले, ये एक्टिव हो रहे हैं, रेडियली डिवाइड हो रहे हैं, यानी इस डायरेक्शन में डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड होने के बाद अब ये नए सेल इस साइड पे भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और नए सेल इस साइड पे भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो नए सेल बनेंगे हमारे पास, ये कहलाएंगे सेकेंडरी जाइलम, और ये जो येलो कलर से आपको इंडिकेट किए गए हैं ये कहलाएंगे सेकेंडरी फ्लोएम। ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, आउटर एपिडर्मिस जो है वो रप्चर हो जाती है, जैसे सेल इंक्रीज होते जाते हैं तो ये आउटर लेयर रप्चर होने लग जाएगी और ये रिप्लेस हो जाएगी नए सेल से, जिनको कॉर्क कहते हैं। इसको डिटेल में सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे हम। फिर मज़ीद ग्रोथ हो रही है, मज़ीद नए सेल्स बन रहे हैं, यहाँ पर मज़ीद नए सेल्स बन रहे हैं। ये कैम्बियम नज़र आ रही है आपको, वेस्कुलर कैम्बियम। दो साल के अंदर जितनी भी ग्रोथ हुई थी ये उसको दिखाया गया है, यानी सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में ये ग्रोथ हुई थी इसकी, और जब सेकेंड ईयर आ रहा है प्लांट का तो उसके अंदर जो है वो ये नए सेल बन रहे हैं। अब ये जो नए सेल बन रहे हैं तो ये भी जो है वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कहलाएंगे। तो इस तरह जो है वो कैम्बियम जो है वो डिवाइड होने लगेगी। डिवाइड होने के बाद जो है वो नए जाइलम और नए फ्लोएम की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। जैसे ही नए जाइलम और नए फ्लोएम बनते जाएंगे तो प्लांट की जो गिर्द है, डायमीटर है, वो इंक्रीज होने लग जाएगा और सेकेंडरी ग्रोथ का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब कंडीशंस पढ़ेंगे ग्रोथ की। पहले टेम्परेचर है, लाइट है, ऑक्सीजन है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और न्यूट्रिएंट्स हैं। ये तमाम कंडीशन है जो प्लांट को रिक्वायर है ग्रोथ के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए या कंप्लीट करवाने के लिए। कुछ कंडीशंस हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, यानी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी इन्फ्लुएंस होते हैं और कुछ फैक्टर इंटरनली भी इन्फ्लुएंस करते हैं प्लांट की ग्रोथ पे। तो एक्सटर्नल फैक्टर में वही तमाम आ जाएंगे, टेम्परेचर, लाइट, न्यूट्रिएंट और वाटर, मिनरल्स, तमाम चीज़ें आ जाएंगी। जबकि इंटरनल फैक्टर वो हैं जो इंटरनली प्लांट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे, जैसे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं, कुछ हार्मोन की प्रोडक्शन है, तो ये इंटरनल फैक्टर कहलाएंगे। एक्सटर्नल में सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर। प्लांट जो है वो रिएक्ट करेगा टेम्परेचर से, स्पीड अप कर देगा या स्लो डाउन कर देगा प्रोसेसेस को अपने। टेम्परेचर जो है वो, चूंकि प्लांट बॉडी के अंदर बहुत सारे इंजाइम्स मौजूद हैं और हर इंजाइम का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रोल है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो इंजाइम एनर्जी मिलती जाएगी, एनर्जी मिलेगी तो इंजाइम अपने फंक्शंस को बेटर परफॉर्म करेंगे। मगर अगर जो है टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अबव चला जाए, तो क्या होगा कि उसकी प्रोटीन डीनेचर होने लग जाएंगी और तमाम जो उसके प्रोसेसेस हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे, क्योंकि एंजाइम इफेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगा जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और डिक्रीज हो जाएगा जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा। रेट ऑफ ग्रोथ इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि प्लांट बॉडी के अंदर इंजाइम एक्टिवेट हो रहे हैं जो कि फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, और जैसे ही ये एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे तो रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो इनका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर प्लांट का 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम जो रिक्वायरमेंट है प्लांट को टेम्परेचर की वो 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यानी इसके ऊपर इंजाइम अपने फंक्शंस को जो है वो बेटर तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इससे 35 से जो है वो 40 तक चला जाए टेम्परेचर, तो प्रोटीन्स डीनेचर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर प्रोटीन को डीनेचर कर देगा। चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा था कि जब 40 से अबव टेम्परेचर चला जाता है तो हीट शॉक्स प्रोटीन बनना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो डीनेचर होना शुरू हो जाती है उस टेम्परेचर पे। मगर अगर इससे कम हो जाए टेम्परेचर 25 से, तो क्या होगा, क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो
तो प्लांट को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर है अपने ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर जो है वो सेल परफॉर्म करेगा अपने तमाम मेटाबॉलिक फंक्शंस को, फॉर्मेशन करेगा न्यू प्रोटोप्लाज्म की, और सेल को रैपिडली डिवाइड करेगा। न्यू प्रोटोप्लाज्म बनाएगा, सेल रैपिडली डिवाइड होंगे क्योंकि ऐसे एंजाइम की फॉर्मेशन होगी जो डिवीजन में हेल्प करेंगे, और तमाम मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म होंगे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। जितने भी प्लांट बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हो तमाम इफेक्टिवली परफॉर्म होंगे इस टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अबव चला जाएगा ऑप्टिमम लिमिट से तो प्लांट की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी और प्लांट डाई हो जाएगा क्योंकि एंजाइम लॉस हो जाएंगे और एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन होगी। जब 40 से अबव टेम्परेचर चला जाएगा तो प्लांट के अंदर जो है वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि प्लांट बॉडी को अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना। जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेगा प्लांट अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो उसकी बॉडी के अंदर जितना भी पानी है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा। पानी लॉस होने लगेगा तो प्लांट डिहाइड्रेशन की तरफ चला जाएगा और विल्टिंग होने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। इसके अलावा सेकंड क्या है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसके एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। सेकंड जो फैक्टर है वो हमारे पास है लाइट। लाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, और लाइट इन्फ्लुएंस करता है प्लांट की ग्रोथ को 3 तरह से: लाइट की इंटेंसिटी, लाइट क्वालिटी और लाइट ड्यूरेशन। फर्स्ट है हमारे पास लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी जो है वो सिंथेसिस करवाएगी क्लोरोफिल के और अदर पिगमेंट के। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि जो क्लोरोफिल के 2 मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास, क्लोरोफिल ए और बी। एक मॉलिक्यूल हमारे पास 680 नैनोमीटर पे अपनी एक्टिविटी को शो करता था और दूसरा जो मॉलिक्यूल था वो 700 नैनोमीटर पे अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता था। यानी इस इंटेंसिटी के ऊपर ये एक्टिवेट होते थे। एक्टिवेट होने के बाद फोटोलिसिस होती थी और फिर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाते थे। इंक्रीज होगी जैसे ही इंटेंसिटी लाइट की तो इंक्रीज होंगे नंबर ऑफ सेल डिवीजन। लाइट के अंदर भी चूंकि एनर्जी मौजूद है, जैसी ही एनर्जी मिलेगी तो ये एक्टिवेट करवाएगी सेल के प्रोसेस को और डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। मगर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट इंटेंसिटी की लाइट होगी तो ये क्लोरोफिल के पिगमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हो जाएगा। अब जो है अगर ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है जो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और अगर मैं इसको 780 नैनोमीटर की लाइट प्रोवाइड कर दूँ तो ये मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। एक्टिवेट नहीं होने होगा तो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेगा और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो इस लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने का नुकसान क्या होगा कि ये जो पिगमेंट है ग्रीन कलर का क्लोरोफिल, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पर प्लांट बॉडी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इस तरह इसका फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो इफेक्ट होता जाएगा। सेकेंड है हमारे पास लाइट क्वालिटी। रेड लाइट जो है वो प्रोमोट करेगी सेल इनलोंगेशन को, जबकि ब्लू लाइट जो है वो इनहेंस करेगी सेल डिवीजन को, रिटार्ड कर देगी सेल इनलोंगेशन को। रेड लाइट एक्टिवेट करवाएगी क्लोरोफिल बी के पिगमेंट को और इसका फंक्शन क्या है कि ये सेल को इनलोंगेट करवाएगी। अगर सेल इस पोजीशन में था तो इस सेल की लेंथ इंक्रीज करवाती जाएगी। ब्लू लाइट जो कि क्लोरोफिल बी ए है, क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इसका फंक्शन क्या है, ये इन्हेंस करेगा सेल डिवीजन को, यानी एक सेल को 2 सेल में डिवाइड कर देगा। मगर अपोजिट इफेक्ट है कि ये सेल इनलोंगेशन को रिटार्ड कर देगी, यानी कि ये सेल को सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करेंगे और इनलोंगेट नहीं करवाएंगे। इसी तरह अब अगर इनके अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड लाइट प्रोवाइड कर दी जाए तो सेल जो है वो सेल इनलोंगेशन और सेल डिवीजन जो है वो रिटार्ड होगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगा इनका प्रोटोप्लाज्म। 400 से 700 तक जो है वो नैनोमीटर की लाइट जो है वो विजिबल लाइट होती है हमारे पास। इससे पहले जो है वो हमारे पास आती है अल्ट्रा वायलेट रेस या अल्ट्रा वायलेट लाइट,
और इसके बाद अगर 700 से अबव चले जाएं तो हमारे पास इंफ्रारेड लाइट आती है। या तो इस रेंज से ये तो जब परफॉर्म ही अपनी एक्टिविटी जो है वो इस वेवलेंथ पे कर रहे हैं, अगर हम इसको इससे कम वेवलेंथ दे दें, जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, तो ये डिस्ट्रॉय करेगी इनके क्लोरोफिल के पिगमेंट को। अगर यही लाइट वेवलेंथ बढ़ा दें तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम एनर्जी होगी, तो ये इन तमाम प्रोसेसेस को रिटार्ड करना शुरू कर देंगे, यानी डिवीजन को भी स्टॉप करवाएगी और उसके नए जो प्रोटोप्लाज्म, सेल डिवीजन नहीं होगी तो नया प्रोटोप्लाज्म नहीं बनेगा, प्रोटोप्लाज्म नहीं बनेगा तो सेल डिवाइड नहीं होंगे और उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ पाएगी। थर्ड है हमारे पास लाइट ड्यूरेशन। लाइट ड्यूरेशन जो है वो अफेक्ट करता है प्लांट की वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को, स्ट्रक्चर्स को, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंड्यूस और सप्रेस करता है फ्लावरिंग को, और ये फिनोमेना जो है वो कहलाता है फोटोपेरियोटिज्म। प्लांट को जो है वो एक स्पेसिफिक लेंथ चाहिए होती है लाइट की, और इस लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो अपने तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करता है, यानी उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी होती है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी, यानी उसके अंदर फ्लावरिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट होता है। और प्लांट का जो है वो इस स्पेसिफिक लाइट पीरियड के अकॉर्डिंग वर्क करना जो है प्रोसेस कहलाता है फोटोपेरियोटिज्म। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि फोटोपेरियोटिज्म के अकॉर्डिंग जो है वो प्लांट के डिफरेंट कैटेगरीज हैं। शॉर्ट डे प्लांट थे, लॉन्ग डे प्लांट थे और डे न्यूट्रल प्लांट थे। शॉर्ट डे प्लांट वो प्लांट थे जिनको जो है वो कम से कम लाइट का ड्यूरेशन चाहिए था, यानी 6 आवर्स चाहिए और 18 आवर्स चाहिए इनको और नाइट के। तो जिन प्लांट को कम से कम ड्यूरेशन चाहिए होगा वो शॉर्ट डे प्लांट है लाइट का, जिनको ज़्यादा लाइट का ड्यूरेशन चाहिए तो वो लॉन्ग डे प्लांट है, और डे न्यूट्रल प्लांट को जो है वो इक्वल अमाउंट चाहिए डे और नाइट लेंथ का। इस डे और नाइट लाइन के यानी फोटो पीरियड के प्लांट पे क्या इफेक्ट हो रहे थे, तो ये हार्मोन को एक एक्टिवेट करवाते हैं और ये हार्मोन कहलाता है फ्लोरिजिन। ये हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है तो प्लांट के अंदर फ्लावरिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसी तरह ये वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को डेवलप करते हैं। अगर इनका ये जो टाइम पीरियड है ये बढ़ जाए, यानी अगर इनको चाहिए 6 आवर्स की जो है वो लाइट चाहिए और मैंने इनको प्रोवाइड कर दी 12 आवर्स की लाइट, तो क्या होगा, इसके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पीरियड पे इफेक्ट होगा, यानी फ्लावरिंग इनिशिएट नहीं हो पाएगी। जब तक इनिशिएट नहीं होगी जब तक इसको डार्क पीरियड जो है वो 18 आवर्स का नहीं मिलेगा। तो इसलिए लाइट ड्यूरेशन इफेक्ट करता है इनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को। थर्ड है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। ऑक्सीजन रिक्वायर होती है क्योंकि प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, फूड की ब्रेकडाउन होती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म ना हो और ग्रोथ जो है वो प्लांट के अंदर परफॉर्म ना हो। और हाई ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो इनहिबिट करेगा प्लांट की ग्रोथ को और एक दूसरा प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा जिसे फोटोपेरियोटिज्म कहते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो ब्रेकडाउन होती है फूड मटेरियल की, ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी और ग्रोथ नहीं होगी। अब जो वो ऑर्गेनिज्म जिनको रेस्पिरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन रिक्वायर है, तो जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होंगे, फूड पार्टिकल ब्रेकडाउन नहीं होंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी इन्हें। प्लांट के अंदर एक तरह का प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि रुबिस्को के साथ कंबाइन होती है, मगर इस रुबिस्को के पास एक एबिलिटी होती है कि या तो ये हाई कंसंट्रेशन जिसकी हो कार्बन डाइऑक्साइड की हो या हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की हो, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो अगर जो है वो ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी तो ये इस रुबिस्को के साथ कंबाइन हो जाएगी और रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाएगा, यानी फूड की जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगी और एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और जिससे जो है वो एक वेस्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और प्लांट को उसका कोई। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए और फूड की प्रोडक्शन के लिए, हेल्प करती है डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के लिए जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए
ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ कंबाइन होगी, कंबाइन होने के बाद जो है ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करवाएगी, और ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है फोटोसिंथेसिस। तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होंगे कंबाइन होने के बाद उतनी ही ज़्यादा ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाएंगे, और ये ग्लूकोज डिफरेंट कंपाउंड्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, लिपिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, और फैटी एसिड्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। वाटर, फिफ्थ है हमारे पास वाटर। वाटर को एब्जॉर्ब करने की वजह से सेल इनलोंगेट हो जाएंगे और प्लांट की ग्रोथ जो है वो सीज हो जाएगी जब एब्सेंस हो जाएगी वाटर की। और ये इम्पॉर्टेंट है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। चूंकि वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है, कंबाइन होने के बाद ही ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करवाता है, जो प्रोसेस हमारे पास कहलाता है फोटोसिंथेसिस। तो जब वाटर की ही कमी हो जाएगी तो ये इसके साथ कंबाइन नहीं हो पाएगा और फूड की फॉर्मेशन नहीं हो सकेगी। इसी तरह कुछ सीड्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि एक्टिवेट होते हैं जैसे ही सीड वाटर को एब्जॉर्ब करेगा आउटर साइड से। तो जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक्टिवेट होंगे और ब्रेक डाउन होने के बाद सीड की जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और प्लांट की ग्रोथ इनिशिएट हो जाएगी। 6 है हमारे पास न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। अगर इनका अमाउंट इंक्रीज होगा तो प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज होगी, और अगर इनका अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो रिटार्ड होने लग जाएगी, क्योंकि हर न्यूट्रिएंट का कोई ना कोई स्पेसिफिक रोल होता है। तो दो तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, एक कहलाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर हैं। एक कहलाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट बॉडी को कम से कम अमाउंट में रिक्वायर है। नाइट्रोजन एक एग्जाम्पल है मैक्रो न्यूट्रिएंट की, और यह हेल्प करेगा फॉर्मेशन में प्रोटीन के, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और जैसे ही इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्लोरोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और प्लांट की ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी। प्रोटीन की फॉर्मेशन में, क्योंकि प्रोटीन जो है वो छोटी यूनिट से मिलकर बने हैं जिन्हें अमाइनो एसिड कहते हैं, और अमाइनो एसिड के अंदर एक तरह का ग्रुप होता है जिसको अमीनो ग्रुप कहते हैं, और इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। डीएनए चूंकि एक पूरा न्यूक्लिक एसिड है जो छोटी यूनिट से मिलकर बना है, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसके अंदर नाइट्रोजिनस बेसेस मौजूद होती हैं, और ये नाइट्रोजिनस बेसेस होती हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। चारों नाइट्रोजिनस बेसेस हैं और इनके अंदर अमाइनो एसिड नाइट्रोजन मौजूद होता है। इसी तरह क्लोरोसिस का प्रोसेस होता है, क्योंकि ये हेल्प करता है क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में। सेंट्रल में मैग्नीशियम लगा होगा और इसके साथ जो है वो 4 नाइट्रोजन के एलिमेंट लगे होते हैं। तो जब अगर नाइट्रोजन की ही डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्लोरोफिल की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, क्लोरोफिल की फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्लोरोसिस का प्रोसेस होगा और प्लांट की जो लीव्स हैं वो इस तरह येलो कलर की आपको नज़र आने लग जाएंगी, क्योंकि यहाँ फुली तौर पर जो है वो इसका क्लोरोफिल का पिगमेंट डेवलप नहीं हो पाया। स्टंटेड हो रही है प्लांट की ग्रोथ, क्योंकि प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो प्लांट की ग्रोथ शॉर्ट हो रही है, मतलब हाइट बढ़ नहीं पा रही है, स्टंटेड ग्रोथ है। इसी तरह सेकंड एलिमेंट है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक मोबाइल एलिमेंट है, यानी डेफिशिएंसी सिम्टम पहले ओल्डर लिस्ट में डेवलप होंगे फिर यंगर में डेवलप होंगे। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डिग्रेड हो जाएगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल डिग्रेड हो जाएगा तो एक तरह से क्लोरोसिस होगी, यानी येलोइंग होने लग जाएंगी लीव्स की, और ये क्लोरोसिस कहलाती है इंटरवीनल क्लोरोसिस। यानी कि उधर क्या हो रहा था, तो पूरा का पूरा जो लीव था वो येलो हो रहा था, यानी ये जो पूरा लीव था ये पूरा लीव्स येलो हो रहा था, और ये प्रोसेस कहला रहा था क्लोरोसिस, क्योंकि उसके अंदर जो है वो प्रोटीन भी नहीं बन पा रहा था, उसका क्लोरोफिल का पिगमेंट डिग्रेड हो रहा था, क्योंकि सेंट्रल एलिमेंट जो है वो मैग्नीशियम था और साइड में जो है वो नाइट्रोजन लगे हुए थे। और मैग्नीशियम भी चूंकि क्लोरोफिल की फॉर्मेशन करा रहा है, जब इसी की ही डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा, मगर यहाँ दूसरी टाइप की क्लोरोसिस होगी और ये कहलाती है इंटरवीनल क्लोरोसिस। यानी ये एक वेन है, ये दूसरी वेन है, इस दोनों वेन के दरमियान में ये जो येलो कलर का पार्ट नज़र आ रहा है ये क्लोरोसिस को शो कर रहा है, यानी इनकी वेन के दरमियान जितना भी रीजन है वो तमाम का तमाम येलो होने लग जाएगा, और ये क्लोरोसिस कहलाती है इंटरवीनल क्लोरोसिस। इंटरनल फैक्टर में प्लांट हार्मोन आते हैं हमारे पास, यानी कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं
प्लांट हार्मोन जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे प्लांट की ग्रोथ को, और प्लांट प्रोमोटिंग हार्मोन में आता है ऑक्सिन, जो कि एपिकल डोमिनेंस को क्रिएट करेगा, इनलार्ज करेगा सेल्स को, एपिसिस के सेल्स को और रूट और शूट के। जिब्रेलिन ब्रेक डाउन करेगा डॉर्मेंसी को और ड्वार्फिज्म से प्रोटेक्ट करेगा, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन और सेल इनलार्जमेंट में हेल्प करेगा। ऑक्सिन एपिक्स के जो सेल है यहाँ पर पाया जाएगा, और ये जो है एपिसिस से सेल की ग्रोथ को इंक्रीज कर जाएगा, और चाहे ये रूट का एपेक्स हो चाहे ये शूट का एपेक्स हो। ब्रेक डाउन करेगा डॉर्मेंसी को, यानी सीड के अंदर जो है वो स्टार्च की ब्रेक डाउन करवाएगा, स्टार्च की ब्रेक डाउन करके इसको शुगर में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह ब्रेक डाउन हो जाएगी डॉर्मेंसी। फिजियोलॉजिकल ड्वार्फिज्म से ये जो इंटरनोड का रीजन है प्लांट के, इसके रीजन को इंक्रीज कर देगा, यानी अगर ये इतनी लेंथ है इसकी, इस लेंथ को बढ़ाकर ये इतना कर देगा। तो जब ये लेंथ बढ़ने लग जाएगी इंटरनोड की, तमाम इंटरनोड की लेंथ बढ़ने लग जाएगी, तो प्लांट की हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कंट्रोल करेगा ड्वार्फिज्म को, यानी हाइट इंक्रीज करेगा, सेल को डिवाइड करेगा और सेल की इनलार्जमेंट करवा देगा। साइटोकाइनिन ग्रोथ कोरिलेशन एक अलग टॉपिक है हमारे पास। अगर एक पार्ट की जो है वो ग्रोथ रिलेटेड करे दूसरे पार्ट की ग्रोथ से और डिफरेंट डायरेक्शंस में हो, और तो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हमारे पास ग्रोथ कोरिलेशन कहलाता है। एपिसिस है बर्ड की, अगर ये इनहिबिट कर दें लेटरल शूट्स को तो ये कहलाता है इनहिबिटरी इफेक्ट। दो तरह के इफेक्ट हैं। इनहिबिटरी इफेक्ट में क्या होगा कि अगर ये जो एपिक्स की बर्ड हैं ये अपनी लेंथ ये इंक्रीज होती जाए, मगर ये जो लेटरल बर्ड हैं, लेटरल शूट्स हैं, ऑक्सिलरी शूट्स हैं, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दें, तो इस तरह का इफेक्ट हमारे पास कहलाता है इनहिबिटरी इफेक्ट। यानी एक ऑर्गन की ग्रोथ बढ़ रही है, एक पार्ट की बढ़ रही है, जबकि दूसरे की इनहिबिट हो रही है। अगर हम इस एपिक्स को रिमूव कर दें तो लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी और प्रोटेक्ट हो जाएंगी, और ये इफेक्ट कहलाएगा कंपनसेटरी इफेक्ट। अब चूंकि इसी की ग्रोथ बढ़े जा रही थी, अगर मैंने इस एपेक्स को ही रिमूव कर दिया तो ये जो लेटरल ब्रांचेस हैं इनकी ग्रोथ इनिशिएट होने लग जाएगी, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर देंगे। यानी ये एपेक्स जो है ये अपनी ग्रोथ बढ़ा रहा था, इसको मैंने रिमूव कर दिया, और ये जो साइड ब्रांचेस की ग्रोथ जो इनहिबिट हुई थी, इन्होंने अपनी ग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये कहलाएगा कंपनसेटरी इफेक्ट। अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी जाए, एपिकल डोमिनेंस जो है वो प्लांट के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है रूट्स की डेवलपमेंट के अंदर, मगर ये इनहिबिट कर रही है पोटैटो की स्प्राउटिंग यानी लेटरल बर्ड्स को। ट्यूबर से अगर हम इनके ऊपर सिंथेटिक ऑक्सीजन अप्लाई कर दें, और लेटरल केसेस में क्या होता है कि ये स्प्राउटिंग प्रिवेंट हो जाएगी और पोटैटो को जो है वो एक लंबे पीरियड तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये पोटैटो है और इसके अंदर ये इसकी आइज़ कहलाती हैं, पोटैटो की आइज़, और यहाँ से जो है वो ऑक्सिलरी बर्ड्स या टर्मिनल बर्ड्स अराइज होंगी। इस तरह करके नई ब्रांचेस अराइज होंगी जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया। तो जैसे ही ये ब्रांचेस अगर इसकी अराइज होने लग जाएंगी तो हम इस पोटैटो को जो है वो ज़्यादा अरसे तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। जब हम इस पोटैटो को स्टोर नहीं कर पाएंगे तो हमें जो है वो पोटैटो की शॉर्टेज फेस करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर देंगे, इनके ऊपर सिंथेटिक ऑक्सीजन अप्लाई करेंगे। चूँकि ऑक्सीजन का फंक्शन क्या होता है कि ये सिर्फ एक ही ग्रोथ को इनहिबिट प्रोमोट करता है एपिक्स के, जबकि लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और ये तमाम के तमाम जो हैं वो इसकी लेटरल ब्रांचेस हैं। जब हमने इनके ऊपर सिंथेटिक ऑक्सीजन, जिसको हम इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं, ये दूसरी भी फॉर्म्स हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन की, अगर वो हम इनके ऊपर अप्लाई कर दें तो ये जो इसकी ब्रांचेस हैं इनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। ये इनहिबिट हो जाएगी तो हम इसको लंबे अरसे तक स्टोर करके रख सकते हैं, 1 से 3 साल के अरसे तक। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं, मेरिस्टेम टिश्यूज़ के नाम लिखें जो प्लांट में पाई जाती हैं। तो एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेम को एक्सप्लेन करना है, 2 मार्क्स की क्वेश्चन है। मेरिस्टेम और इनके फंक्शंस को डिफाइन करना है, सेम क्वेश्चन है। ग्रोथ कोरिलेशन पे शॉर्ट नोट लिखना है, यानी एक पार्ट की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की इनहिबिट हो रही है, और इसकी एग्जांपल में आप पोटैटो ट्यूबर लिखेंगे। फेजेस को डिफाइन करना है, ग्रोथ के फेजेस को,
कि कितने हैं, फॉर्मेटिव है, इनलोंगेशन है, मैचुरेशन फेज है। ये डायग्राम वाला सवाल आता है कि एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाना है आपको स्टेम और रूट का और डिफरेंट रीजन्स को शो करना है, तो उसमें आप ये दोनों पिक्चर्स बनाएंगे 2 नंबर के लिए। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में। कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता इस चैप्टर से। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।